बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इन्फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर दिए जाने वाले सिविल और मिलिट्री डेकोरेशन शॉर्ट्स हम इसको देखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सिविल डेकोरेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। सिविल डेकोरेशंस का मतलब क्या है, हमारे जो सिविल एजाज़ात, ये सिविल एजाज़ात के बारे में क्या है कि हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो लोग अपनी फ़ील्ड के अंदर कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको ये सिविल डेकोरेशन जो है वो दी जाती है। इसकी 4-5 कैटेगरीज़ हैं और 4 इसके आगे फर्दर जो है ऑर्डर्स हैं कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको जो आपका अवार्ड मिलेगा। उसके साथ क्या लफ्ज़ होगा, निशान। उसके बाद क्या होगा, निशान के बाद हिलाल है, सितारा है। निशान के बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा जनाब, निशान के बाद सेकंड नंबर पे हिलाल, हिलाल के बाद सितारा, निशान, हिलाल और उसके बाद सितारा, और सितारा के बाद आखिर पे क्या है, तमगा। ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में दिया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, इसमें पाकिस्तान आ जाएगा। अब ये जो पाकिस्तान यानी कि ये पूरा लफ्ज़ इसका क्या बनेगा, पूरा लफ्ज़ ये जाके बनेगा, या ये लफ्ज़ बनेगा, या ये लफ्ज़ बनेगा, या ये लफ्ज़ बनेगा, या ये लफ्ज़ बनेगा। यानी कि निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, सितारा पाकिस्तान और तमगा पाकिस्तान। तो ये किन लोगों को मिलेगा कि जो आपके सर्विसेज इन डिस्टिंक्शन ऑफ द स्टेट, हमारे मुल्क के हवाले से कोई ऐसी सर्विस दें, सर्विसेज इन डिस्टिंक्शन ऑफ स्टेट, जो भी लोग कोई मुल्क के हवाले से कोई ऐसी नुमायाँ खिदमत सर अंजाम देंगे तो उनके हवाले से क्या होगा, उनको तरतीब के साथ जो सबसे टॉप पे होगा निशान पाकिस्तान, फिर हलाल, फिर सितारा और फिर तमगा, ये उनको दिया जाएगा। पाकिस्तान के बाद इसकी जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो शुजात है। शुजात का लफ्ज़ अंग्रेज़ी में अगर आप इसको याद रखना चाहें तो सिंगल एक लफ्ज़ आप याद रख लें और वो लफ्ज़ कौन सा है, ब्रेवरी। अगर कोई भी शख्स ऐसा ब्रेव एक्ट करेगा कि जिसमें वो किसी की लाइफ सेविंग करेगा, अगर कोई सिविलियन पर्सन है और वो किसी की लाइफ सेविंग करेगा, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि कोयटा के अंदर एक शख्स जो है वो पेट्रोल का पूरा एक होता है कंटेनर होता है जिसमें वो आग लगी हुई है और वो उसको क्या करता है, उसको लेकर शहर से बाहर जाता है कि कहीं अगर शहर में ये ब्लास्ट कर गया तो बहुत ज़्यादा लाइफ उसकी कैजुअलिटी हो सकती है, डेथ्स हो सकती हैं। तो उसने क्या किया, उस शख्स ने उसको बाहर ले जाकर एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर बेसिकली कोई भी आबादी को नुकसान नहीं हो रहा था, तो इस बेस पर उसको कौन सा इनाम मिला था, क्या उसको एजाज़ मिला था, शुजात का। फिर उसमें वही सेम चीज़ है कि तमगा शुजात, सितारा शुजात, हिलाल शुजात और निशान शुजात, ये चारों कैटेगरी डिफरेंट लोगों को आगे फिर दी जाती है। शुजात के बाद इम्तियाज़। अब इसमें आपने क्या चीज़ याद रखनी है, इम्तियाज़। इम्तियाज़ के वैसे मतलब भी क्या होता है कि कोई उसकी जो एक्सीलेंस, कोई उसका जो फ़र्क, तो ये एक्सीलेंस पर दिया जाता है। कोई भी बंदा जो साइंस की फ़ील्ड में, आर्ट्स की फ़ील्ड में, लिटरेचर की फ़ील्ड में कोई भी एक्सीलेंस का वर्क करेगा या बिज़नेस के अंदर, तो उन तमाम लोगों को ये निशान दिया जा सकता है। वो भी अगेन इसी तरह के तमगा इम्तियाज़, वो अलग कैटेगरी। दूसरी उससे अब कैटेगरी क्या हो जाएगा, सितारा इम्तियाज़, फिर हिलाल इम्तियाज़ और आखिर पे निशान इम्तियाज़। उसके बाद एक कायद-ए-आज़म मेडल दिया जाता है लोगों को। जो ये कायद-ए-आज़म मेडल है, लफ्ज़ से ही पता है कि कायद-ए-आज़म, कायद मतलब लीडरशिप। अगर कोई भी शख्स कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता हो और कोई ऐसा वर्क परफॉर्म करे कि जिसमें उसकी लीडरशिप शो हो, तो उस हवाले से उसको क्या किया जाएगा, ये इनाम। और लास्ट पे खिदमत, खिदमत का अवार्ड ये किन को दिया जाएगा, जो लॉन्ग कंटिन्यूड सर्विसेज देते हैं। किन को लॉन्ग कंटिन्यूड सर्विसेज देते हैं, पुअर पीपल को, जो लोग NGOs की सूरत में। जैसे अगर आप देखेंगे तो अब्दुस्तार ईदी के लिए अगर आपको अवार्ड जो नज़र आएगा वो कौन सा नज़र आएगा, तमगा खिदमत, या आपको कौन सा नज़र आएगा, सितारा खिदमत। वो क्यों, क्योंकि जो लॉन्ग कंटिन्यूड सर्विसेज देते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। आपने इसको सिंपल किस तरह, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आ सकता है वो जस्ट ये आ सकता है कि आप ये बता दें कि सितारा पाकिस्तान किसको दिया जाएगा, या आपका सितारा शुजात किसको दिया जाएगा। तो आपको अगर ये पता हो कि शुजात किसके लिए है, ब्रेवरी के लिए, इम्तियाज़ एक्सीलेंस के लिए, कायद-ए-आज़म के अवार्ड लीडरशिप की क्वालिटीज़ के लिए, और उसके बाद खिदमत के अवार्ड क्या है, लॉन्ग कंटिन्यूड सर्विसेज फॉर द पुअर। मिलिट्री में जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो सिर्फ एक मेन कैटेगरी उसकी पूछी जाती है, और कोई भी कैटेगरी मिलिट्री के हवाले से कम ही ऐसा होगा कि किसी पेपर में आए। और वो कैटेगरी क्या है कि अगर हम मिलिट्री के वार टाइम के देखें तो मिलिट्री के जो बेसिकली वार टाइम मेडल्स या वार टाइम की डेकोरेशन है उसमें तरतीब वही है। सबसे पहले क्या लफ्ज़ आता है हमारा, निशान। उसके बाद क्या लफ्ज़ आता है, हिलाल, और हिलाल के बाद क्या आता है, सितारा, और सितारा के बाद क्या आएगा, तमगा। ये तरतीब जो सिविल अवार्ड्स में हमने पढ़ी थी वही तरतीब किस में है, मिलिट्री में।
तो सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स के हवाले से जो ये सीक्वेंस है ये वहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ और यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज़ चेंज है कि जब हम बात करते हैं सबसे टॉप अवार्ड की तो उसमें क्या आएगा, निशाने हैदर। ये एक ऐसा अवार्ड है कि जिसके साथ आपको हैदर के साथ सब कैटेगरीज नज़र नहीं आएंगी। बाकी कैटेगरीज में क्या हो जाएगा, हिलाले जुर्रत, सिताराए जुर्रत और उसके बाद तमग़ाए जुर्रत। ये 4 कैटेगरीज़ हैं मिलिट्री के वार टाइम अवार्ड की, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड कौन सा है, निशान हैदर। उसके बाद हिलाल जुर्रत, सितारे जुर्रत और तमग़े जुर्रत। आज तक पाकिस्तान के अंदर ये जो वार टाइम में निशान हैदर मिला है वो कितने लोगों को मिला है, 11 लोगों को मिला है। उसमें सबसे आखिरी कौन था, सबसे आखिरी लालक जान। मेजर भट्टी तो बहुत पहले के यार, लालक जान जो आखिरी जो मिला था ना कारगिल वार के हवाले से, लालक जान और कर्नल शेर खान दोनों को इकट्ठा मिला था। लेकिन कैटेगरी वाइज 11वें नंबर पे लालक जान है और 10वें नंबर पे कौन है, ये इसमें थोड़ी सी एक और चीज़ भी कंफ्यूज करती है, कैप्टन कर्नल शेर खान। अब कैप्टन कर्नल शेर खान, एक बंदा कैप्टन और कर्नल कैसे हो सकता है। इनफैक्ट उसकी माँ को बड़ा शौक था कि जो मेरा बेटा है वो आर्मी में कर्नल बने। तो जब वो पैदा हुआ था तो उसका पहले दिन जो नाम ही रखा गया तो उसका नाम ही क्या था, कर्नल शेर खान। और पहले ये एयरफोर्स का एक सिपाही था जो इसने अपनी जो डिफेंस सर्विसेज स्टार्ट की थी। ये जो एयरफोर्स का सिपाही होता है आपको पता होना चाहिए, एयरफोर्स के सिपाही को क्या कहते हैं, एयरफोर्स के सिपाही को कहते हैं एयरमैन। उसके बाद आप अपने लॉ में पढ़ते हैं सेलर का लफ्ज़ और फिर सोल्जर का लफ्ज़। ये पर्टिकुलर जो लफ्ज़ है हमारे यहाँ एयरफोर्स में जो लोग सिपाही के रैंक पे होंगे उनको क्या कहा जाएगा, एयरमैन। जो नेवी में होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेलर। और जो फिर आर्मी में होंगे वो क्या होंगे, सोल्जर। तो सोल्जर, सेलर और एयरमैन। तो जो कैप्टन कर्नल शेर खान है तो बेसिकली कर्नल शेर खान पहले क्या था, वो एयरमैन था। यहाँ से इसने कमीशन लिया और कमीशन लेकर ये क्या बना, फिर क्या बना होगा। अगर हम कमीशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि मिलिट्री के अंदर कौन कौन से, हम सोल्जर की कैटेगरी को ऊपर से नीचे ले आते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक कैटेगरी नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर चलें तो जो भी बंदा आपका आएगा आर्मी के अंदर सबसे पहले कौन सा रैंक होगा उसका, सेकंड लेफ्टिनेंट। ट्रेनिंग के दौरान सारे के सारे लोग कौन होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट। जब वो ट्रेनिंग क्लियर करते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, लेफ्टिनेंट। नॉर्मली ये कितना स्टार होता है इसका, 1 स्टार। और ये कितने स्टार होते हैं इसके, 2 स्टार। फिर उसके बाद कैप्टन, कैप्टन के कितने स्टार लगे होते हैं, 3 स्टार लगे होते हैं। ये तीनों जो हैं अगर सिविल के इक्विवेलेंट लेकर जाएं तो तीनों का कौन सा बीपीएस है, 17। तीनों 17 में होते हैं। सिविल के इक्विवेलेंट अगर हम इनको लाएं तो लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट सब जो जब ये ट्रेनिंग में होते हैं तो सारे क्या होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद क्या हो जाएगा, कैप्टन। कैप्टन के बाद फिर अगली कैटेगरी इनकी स्टार्ट हो जाती है जिसमें क्या होता है, मेजर। मेजर में जाकर किस ग्रेड में चले जाते हैं, 18। मेजर के बाद फिर क्या होता है, अच्छा इसमें एक लफ्ज़ होता है फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। ये लेफ्टिनेंट कर्नल बेसिकली किस तरह इसको समझना है आपने कि एक्चुअल तो जो ओहदा है वो क्या है, एक्चुअल ओहदा क्या है, कर्नल। लेकिन ये लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल क्या है कि वो बेसिकली इस सेंस में इसको लिया जाता है कि जनाब जो ये लेफ्टिनेंट कर्नल है इसको कर्नल बनने में इतना ही टाइम अभी लगना है जितना किसी बंदे को क्या टाइम लगता है लेफ्टिनेंट बनने में। जैसे लेफ्टिनेंट बनने में 3-4 साल टाइम उसको टाइम लगता है ना, तो ये कर्नल से इतने ही फासले पर है जितना कि एक लेफ्टिनेंट की सर्विस होती है, उतने फासले पर ये है। अब इस पॉइंट से आपको आगे वाले समझ आ जाएंगे। समझ आई कि नहीं आई, लेफ्टिनेंट कर्नल किस सेंस में आपने इसको समझना है, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन ये आता है कि जब आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू या किसी भी ऐसी जगह पे कि जनाब आप ये बताएं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल में क्या फ़र्क है, तो बंदा सोचता है कि यार मेजर बड़ा होता है तो मेजर जनरल भी बड़ा होगा। वो इनफैक्ट है लेफ्टिनेंट टू जनरल और मेजर टू जनरल, कि उसको जनरल बनने के लिए उतना फासला चाहिए जितना किसी को मेजर बनने के लिए होता है। और लेफ्टिनेंट टू जनरल, इसको जनरल बनने के लिए इतना टाइम चाहिए जितना किसके लिए होता है, लेफ्टिनेंट बनने के लिए। तो लेफ्टिनेंट बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है या मेजर बनने के लिए, लेफ्टिनेंट के लिए थोड़ा टाइम और मेजर के लिए, तो मेजर टू जनरल यानी कि अभी इसको जनरल बनने के लिए बड़ा मेजर टाइम पड़ा हुआ है, वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल कि इसको जनरल बनने के लिए भी कितना टाइम है, थोड़ा शॉर्ट। तो वो किस तरह रैंक बनता है, कर्नल। कर्नल के बाद ब्रिगेडियर आ जाता है। कौन आ जाता है, ब्रिगेडियर। ये ब्रिगेडियर 1 स्टार होता है। अब मैंने कहा था कि ये 1, 2, 3 स्टार, तो फिर वो अगेन 1 स्टार। ये क्या मतलब हो गया, तो इसके जब आप नेट पे भी जाकर देखेंगे तो कलर स्कीम वगैरह के हवाले से ये जो स्टार्स होते हैं ये नॉर्मल स्टार, इसका डिज़ाइन भी चेंज होगा। और जब आप ब्रिगेडियर बनेंगे तो आपका स्टार और उसका डिज़ाइन सारा क्या हो जाएगा, चेंज। और फिर उसकी गाड़ी पे स्टार आ जाएगा। आप मिलिट्री के अगर अक्सर गाड़ियाँ देखें तो गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के ऊपर आपको सितारे लगे हुए नजर आएंगे। तो इनकी गाड़ियों पे कोई सितारे नहीं होते,
तो वो जो एक्चुअल हम कहते हैं जी वो आज जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा कि 4 स्टार जनरल पढ़ा, जब हमने वो निशान की बात कर रहे थे यहाँ पे 4 स्टार जनरल, 3 स्टार जनरल, 2 स्टार जनरल। ये 4 स्टार भी जनरल होगा, 3 स्टार भी जनरल होगा, 2 स्टार भी जनरल होगा। जो 1 स्टार होगा वो जनरल नहीं होगा। 1 स्टार कौन होगा? ब्रिगेडियर। फिर ब्रिगेडियर से ऊपर कौन हो जाएगा? ब्रिगेडियर से ऊपर आ जाएगा लेफ्टिनेंट, सॉरी ब्रिगेडियर से ऊपर कौन होगा? मेजर जनरल होगा। जो मेजर जनरल होगा इसको कितने स्टार लगे होंगे? 2 स्टार। ये कितने स्टार होता है मेजर जनरल? 2 स्टार। फिर उसके बाद जब इसको क्या लग जाते हैं? 3 स्टार, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा। अब आपने ये जो सुनोगा जी कोर कमांडर, कोर कमांडर बेसिकली क्या होता है? वो 3 स्टार होता है। तो 3 स्टार मिलिट्री में कोई छोटी पोजीशन नहीं होती है, बहुत यानी कि सेकंड टू द जनरल होता है। और उसके बाद एक ही रह जाता है और वो कौन होता है? वो 4 स्टार होता है। और 4 स्टार कौन होता है? वो फुल जनरल होता है। जो आपका आर्मी चीफ होता है वो हमेशा क्या होता है? फुल जनरल। सेम टाइम पर 2 लोग फुल जनरल चल रहे होते हैं। कहाँ कहाँ पर फुल जनरल चल रहे होते हैं? एक आर्मी चीफ होता है और एक टर्न वाइज जब आर्मी का कोई भी शख्स ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। तो पाकिस्तान में अगर आर्मी के 4 स्टार जनरल्स होते हैं तो या तो वो मिलिट्री के उस पोजीशन पे होते हैं या वो कहाँ पर होते हैं? जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होता है वहाँ पर मिलिट्री का जो है वो बंदा वहाँ पर बैठा होता है। तो ये ऊपर की तरफ है लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो ये कैसे हो गया कि ये लेफ्टिनेंट क्या है? जनरल। कि इसको जनरल बनने के लिए अभी कितना टाइम चाहिए? जितना किसको चाहिए होता है? लेफ्टिनेंट को। ये क्या है? मेजर टू जनरल। इसको जनरल बनने के लिए अभी कौन सा टाइम चाहिए? इतना टाइम कि जितना कितना क्या बनने के लिए? मेजर बनने के लिए। मतलब इसको अभी जनरल बनने में टाइम ज़्यादा है, इसको जनरल बनने में टाइम थोड़ा है। और ये क्या बन गया? पूरा जनरल हो गया। ये तो हो गया कहाँ से? नीचे से ऊपर। फिर उसके बाद सोल्जर्स की बात करें तो सोल्जर्स में सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? सूबेदार। सूबेदार के साथ एक और लफ्ज़ लगाया जाता है, क्या होता है वो लफ्ज़? नहीं, जेसीओ तो ये सारे हैं, 3 जेसीओ होते हैं। एक होता है नायब सूबेदार, नायब सूबेदार होता है। फिर उसके बाद होता है सूबेदार और फिर होता है सूबेदार मेजर। ये 3 होते हैं। ये तीनों क्या है? जेसीओ। इसके 1 सितारा लगा होता है, इसके 2 सितारे लगे होते हैं और इसके कितने सितारे लगे होते हैं? 3 सितारे। तो सितारों का फ़र्क कैसे होगा कि इनके जो सितारे लगे होंगे ना उस पट्टी के साथ इधर कोने पे करके ना 2 पट्टियाँ लगी होंगी, जो चीज़ की निशानी होगी कि ये जो सितारे इसको लगे हैं ये किस चीज़ के लगे हुए हैं? ये बेसिकली सितारे इसको जूनियर कमीशन ऑफिसर को लगे हुए हैं। अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें ना तो इसकी हिस्ट्री में आपको एक और चीज़ नज़र आएगी। असल में जो ये रैंक है ना सूबेदार, ये टीपू सुल्तान की फ़ौज के रैंक्स थे कि जो पूरा सूबा हमारा जो पूरा प्रोविंस होता है जो बंदा उसको संभालता था उसको क्या रैंक दिया जाता था? सूबेदार का रैंक दिया जाता था। एक बहुत बड़ा मिलिट्री का ओहदा होता था। किसके दौर में? टीपू सुल्तान के दौर में। टीपू सुल्तान के दौर में सूबेदार थे जनाब। अंग्रेज़ आ गया, अंग्रेज़ ने कंट्रोल हासिल कर लिया। आपको मैंने बताया तो उसने किया क्या यहाँ पे आके? उसने यहाँ पे आकर हर बड़े ओहदेदार को क्या किया? डिग्रेड। जमादार कोई बहुत बड़ा अगर ओहदेदार था तो उसने जमादार किसको बना दिया? भंगी जिसको हम कहते हैं उसको क्या बना दिया? जमादार बना दिया। तो उसने इस चीज़ को भी किस तरह चेंज किया? उसने कहा अच्छा तुम्हारा सूबेदार कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अपने मुल्क से वो लेफ्टिनेंट उठा के लाया 18-20 साल का और उसको किसके सर पे बिठा दिया? सूबेदार से सीनियर बना दिया कि हमारा जो 20 साल का लेफ्टिनेंट आएगा ना ये आपके सूबेदार से क्या होगा? सीनियर। अब 20 साल का लेफ्टिनेंट है और 60 साल का सूबेदार है। सूबेदार ने लेफ्टिनेंट के आगे सर झुकाना ही झुकाना। ये वहाँ से स्कीम चली और आज भी हमारे मुल्क की जो मिलिट्री स्कीम है वो ऐसे की ऐसे है कि एक शख्स जो अपने उस सर्विस से कम उम्र के शख्स की इज़्ज़त इसलिए करता है कि उसको जनाब 17 स्केल में रखा गया है और ये मैक्सिमम किस स्केल में होता है? 16। तो जेसीओ की जब आप बात करते हैं ना जूनियर कमीशन ऑफिसर, उसमें कितने लोग आते हैं? 3, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। इसका क्या हो गया? 1 सितारा, 2 सितारे और ये 3। फिर इससे नीचे पट्टियाँ होती हैं। आप देखते हैं ना अक्सर सिपाहियों के और फौजियों के बाजू के ऊपर पट्टियाँ लगी होती हैं। वो पट्टियाँ किस चीज़ पर लगी होती हैं? वो इससे नीचे आपके पास हवालदार आ जाता है। हवालदार, फिर नाइक। अक्सर जनाब आप सुनते हैं जी वो नाइक फ़लाँ और नाइक फ़लाँ। ये लांस नाइक और नाइक, ये 1 पट्टी वाला होता है, ये 2 पट्टी वाले होते हैं और ये कितनी पट्टी वाले होते हैं? ये 3 पट्टी वाले होते हैं। सबसे छोटा कौन होगा जो सिपाही इनिशियल भर्ती होता है वो क्या होता है? लांस नाइक।
फिर जब उससे ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, नाइक। नाइक से ऊपर होके वो क्या हो जाएगा, हवालदार। हवालदार से ऊपर वो क्या हो जाएगा, नायब सूबेदार। नायब सूबेदार के बाद सूबेदार, सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर। उसके बाद फिर ये ऊपर रैंक सारे के सारे। अगर एयरफोर्स में आप देखेंगे तो एयरफोर्स में भी जो रैंक होंगे वो भी इसी तरह 2 कैटेगरीज होंगी। कौन सी 2 कैटेगरीज उसकी होंगी, उसमें भी एक कट लग जाएगा। कट कहाँ पे लग जाएगा, ये कट लगा, और इस कट के नीचे क्या होगा, चीफ वारंट ऑफिसर। फिर उसके नीचे कौन होगा, चीफ वारंट ऑफिसर के नीचे क्या होगा जनाब, वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे होगा असिस्टेंट वारंट ऑफिसर होगा। उसके नीचे पहले एयरफोर्स में एक होते थे जिनको कहा जाता था चीफ टेक, अब नहीं होते। अब चीफ टेक की बजाय क्या होता है यहाँ पर, सीनियर टेक। सीनियर टेक यानी कि सीनियर टेक्नीशियन। फिर उसके बाद होता है कारपोरल टेक्नीशियन। फिर उसके बाद होता है जूनियर टेक्नीशियन, यानी कि यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन और यहाँ पे क्या हो गया, लांस नाइक। यहाँ पे कारपोरल टेक और यहाँ पे क्या हो गया, नाइक। यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन और यहाँ पे क्या हो गया, हवालदार। फिर असिस्टेंट वारंट ऑफिसर और नायब सूबेदार, वारंट ऑफिसर और सूबेदार, चीफ वारंट ऑफिसर और जो आपका सूबेदार मेजर। इनका जो है ना, सॉरी, ये 3 स्टार नहीं होते, इनका चांद सितारा लगा होता है। इसका भी चांद सितारा लगा होता है और इसका भी क्या लगा होता है, चांद सितारा। लेकिन चांद सितारे का क्या होता है, थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क होता है। उससे ऊपर जो आर्मी एयरफोर्स का जो सबसे जूनियर होगा वो क्या होगा, 1 सितारे वाला, वो कौन होगा, पायलट ऑफिसर। ये किसके बराबर होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट। उसके बाद पायलट ऑफिसर के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सेकंड लेफ्टिनेंट। इधर भी क्या बन जाएगा, सेकंड लेफ्टिनेंट। वहाँ पर भी सेकंड, उधर क्या बना था, सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट, और यहाँ पे क्या बन गया, वो सेकंड लेफ्टिनेंट। इसके बाद ये क्या बन जाएगा, लेफ्टिनेंट। वहाँ पर क्या था, कैप्टन, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये लेफ्टिनेंट। उसके ऊपर स्क्वाड्रन लीडर, आप अक्सर नाम सुनते, स्क्वाड्रन लीडर फलां ने ये किया, वो पकड़ा गया था, वो कौन था, वो कौन था, तो वो किस रैंक पे कहाँ पे आके फॉल किया, स्क्वाड्रन लीडर से ऊपर जो अभिनंदन पकड़ा गया था वो क्या था, विंग कमांडर अभिनंदन। तो विंग कमांडर कौन सा रैंक है इनका, किसके इक्वल होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर जाता है। फिर विंग कमांडर के ऊपर कौन होता है इनका, ग्रुप कैप्टन। और ग्रुप कैप्टन के बाद कौन होते हैं, फिर अब ग्रुप कैप्टन के बाद इनके स्टार रैंक स्टार्ट हो जाते हैं। एयर कमोडोर, अक्सर आप नाम सुनते हैं जी, एयर कमोडोर फलां। एयर कमोडोर कितने सितारे वाला होता है, 1 स्टार। इसको ये किसके बराबर होगा, ब्रिगेडियर के बराबर। ब्रिगेडियर और एयर कमोडोर एक बराबर। फिर उसके बाद इनके जो अगले आते हैं वो आते हैं एयर वाइस मार्शल, AVM, एयर वाइस मार्शल। ये कितने स्टार होता है, 2 स्टार। फिर उसके बाद एयर मार्शल, जो एयर मार्शल होता है वो कितने स्टार होता है, वो 3 स्टार होता है। फिर उसके बाद एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ये एयर चीफ मार्शल क्या होगा जनाब, ये एयरफोर्स का जो कमांडर होगा वो क्या होगा, एयर चीफ मार्शल। तो ऑलमोस्ट नाम चेंज हैं लेकिन रैंक दोनों के इर्द गिर्द मिलाकर क्या होंगे, दोनों के एक जैसे होंगे। इसी तरह पुलिस में ख़ास तौर पे पूछा जाता है कि पुलिस में आपको पता हो कि पुलिस के कौन, किसी को आता है पुलिस के रैंक, नेवी वाले मुझे याद कोई नहीं है, आज तक कभी पूछे नहीं गया, तो हमने कभी याद ही कोई नहीं किया। ये भी पता नहीं कोई, आज मैंने 8 या 9 साल बाद जहन पे जोर दिया, तभी मुझे बार बार थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा था, ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। पुलिस वाले जनाब, पुलिस में एक ऑफिस होता है और एक उस बंदे का रैंक होता है कि किस रैंक के पास कौन सा ऑफिस है। वो वैसे हम पुलिस ऑर्डर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे कि वहाँ पे कैटेगरी में आपने सुना होगा, CCPO लाहौर देखा होगा आपने, CPO देखे होंगे, फिर DPO देखे होंगे आपने। ये DPO कहाँ पे होता है, CPO कहाँ पे होता है, CCPO कहाँ पे होता है, RPO कहाँ पे। तो सिर्फ शॉर्ट से मैं आपको इसका एक मेन कैटेगरी बता देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने कैपिटल हैं, टोटल कैपिटल कितने हैं, 5, 4 सूबाई और 5वां कैपिटल कौन सा है, इस्लामाबाद। 4 सूबों के और 5वां इस्लामाबाद। तो यानी कि पाकिस्तान में कैपिटल सिटीज़ कितनी हैं, कैपिटल सिटीज़ कितनी हैं, तो जो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, इसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल CCPO। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि CCPO कहाँ पे होंगे, पाकिस्तान में टोटल कितने CCPO होंगे, 5। कहाँ कहाँ पे, लाहौर में CCPO होगा क्योंकि लाहौर पंजाब का क्या है, कैपिटल। कराची का जो हेड होगा पुलिस का वो कौन होगा, CCPO होगा। उसके बाद जो कोयटा में पुलिस का हेड होगा वो कौन होगा, CCPO होगा। उसके बाद इस्लामाबाद में भी कौन होगा, CCPO। और जो पेशावर में होगा वो कौन होगा, होता ये डिस्ट्रिक्ट का है,
मतलब सिर्फ उस सिटी के अलावा वो नहीं होता। लेकिन जो कैपिटल सिटी होगी ना, वहाँ पर जो बैठेगा वो बंदा क्या कहलाएगा? CCPO। फिर नीचे होता है CPO जी। ये मिनिमम जो होता है वो DIG होता है। मिनिमम जो आपका CCP होता है ये क्या होता है? DIG। DIG सेकंड रैंक है आर्मी के अंदर। सबसे बड़ा क्या है? IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वो हर सूबे में कितना होगा? एक IG होगा, जो आपका क्या कहलाएगा? PPO कहलाएगा, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर उस दफ्तर का नाम है, और जो उसमें बैठेगा उसका रैंक क्या होगा? IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जो CCPO होंगे ये कम से कम DIG होंगे। जितने भी आप CCPO देखेंगे ये किस रैंक के होंगे? DIG। सबसे बड़ा रैंक IG, फिर DIG। DIG के साथ फिर इसमें एक आते हैं AIG, एडिशनल IG। एक IG होता है, फिर एक एडिशनल IG होता है, फिर DIG होता है, फिर उसके साथ कुछ एडिशनल लगाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ ये क्लियर, थोड़ा सा आइडिया होगा CCPO कौन है। फिर आगे क्या हो गए? CPO। ये हैं सिटी पुलिस ऑफिसर। ये कौन से हैं? सिटी पुलिस ऑफिसर। ये सिटी पुलिस ऑफिसर कहाँ पे बैठते हैं? अब थोड़ा सा आपको अगर आइडिया हो, 5 तो हमने क्या निकाल दिए? कैपिटल। मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर डिवीज़न हैं या नहीं है? हर प्रोविंस के अंदर क्या होते हैं? डिवीज़न। जो डिविजनल हेडक्वार्टर होता है ना, डिविजनल हेडक्वार्टर, जैसे फैसलाबाद क्या है? डिविजनल हेडक्वार्टर है। मुल्तान क्या है? डिविजनल हेडक्वार्टर है। जो डिविजनल हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे कौन बैठा होगा? CPO बैठा होगा। आप फैसलाबाद का जब भी देखेंगे, डाटा निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको हमेशा कौन सा लफ्ज़ नज़र आएगा? CPO का। तो उसके अलावा बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट तो लाहौर भी है, लेकिन ये लाहौर है कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट है, लिहाजा लाहौर डिस्ट्रिक्ट में किसको बिठाया हमने? पावर तो बराबर है कि ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट का बंदा है, लेकिन क्योंकि लाहौर कैपिटल है लिहाजा सीनियर रैंक का बंदा बिठा दिया। उसके बाद जब डिविजनल हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पर क्या बिठा दिया हमने? CPO। और सबसे नीचे क्या हो गया? DPO। खानेवाल में जाएं, खानेवाल एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कौन बैठा होगा? DPO, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। उसके अलावा जितने भी आपके होते हैं वहाँ पर कौन बैठे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। अब इनफैक्ट असल सीन ये है कि ये सब डायरेक्टली किसके मातहत हैं? IG के। DPO CPO के मातहत नहीं है। CPO CCPO का मातहत हर बंदे ने अपना अपना इलाका संभालना था। अब CCPO तो एक सीनियर रैंक का बंदा था, वो तो डायरेक्ट किसके साथ रिपोर्टिंग में है? IG के साथ। तो CPO ये भी एक सीनियर रैंक का ही बंदा होता है, नॉर्मली SSP होता है। तो SSP जो है वो भी किसके डायरेक्ट अंडर आ जाता है? IG के। जब हम बात करते हैं DPO के, ये SP होता है। ये कौन होता है? SP होता है। अब जो ये SP होता है, तो अब इसको डायरेक्ट IG के साथ अप्रोच करवानी है, तो ये तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत ज़्यादा थे, तो काम तो ख़राब हो रहा था। लिहाजा क्या किया? मुख्तलिफ जो आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहाँ पर थे ना, इन एरियाज़ को आपस में क्या किया? इकट्ठा किया, और उनको क्या बना दिया? एक रीजन, और उस पर क्या बिठा दिया? RPO। तो मुख्तलिफ DPOs को किसके अंडर किया? RPO के। RPO किसको जवाबदेह हो गया? IG के। RPO IGO के। तो RPO बेसिकली DPO और RPO में क्या फ़र्क है कि DPO रिपोर्ट किसको करता है? RPO को। बाकी CCPO IG, CCPO IG। हाँ, ये भी हो सकता है सर्टेन जगह पे कि CPO को भी किसके मातहत कर दें? RPO, क्योंकि RPO नॉर्मली कौन होता है? AIG होता है। वो फिर अगेन क्या हो जाता है? सीनियर। इसके अगर आप देखना चाहें कि ये लोग किस तरह करके, इनका क्या है सीक्वेंस, एक छोटा सा सीक्वेंस अगर पुलिस वाला आपने देखना है, तो पुलिस में सबसे बड़ी खिचड़ी पाकिस्तान में अगर किसी महकमे में है तो वो पुलिस में है। रीज़न क्या है कि आपने पंजाब पुलिस सुना, फिर आपने PSP सुने। ये PSP कौन होते हैं? सबसे बड़ी लड़ाई यही चल रही है कि पुलिस के अंदर जो आपके लोग अपॉइंट होते हैं वो 2 कैटेगरीज़ में हैं। कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। पुलिस की टॉप कमांड हमेशा किसके पास होती है? फेडरल के पास होती है। सूबा अपने मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ कानून बनाता है, उसका पूरा जोर होता है मैं किसी तरीके से जो है ना वो डायरेक्ट क्या लगा दूँ? DSP लगा दूँ। अब ये सूबा DSP क्यों लगाता है? DSP कौन होता है? इसकी कहानी क्या है? थोड़ा सा इसमें समझ ले सिर्फ। अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ ASP और बराबर कर देता हूँ किसके साथ? DSP, क्योंकि ये दोनों किस ग्रेड के होते हैं? 17। ये ASP कौन है? जब कोई बंदा CSS पास करता है तो CSS पास करने के बाद वो किस कैटेगरी में जाता है? ASP। जो DSP है ये रनर होता है। एक्चुअल होता क्या है? ये रनर। रनर का मतलब क्या है? कि नीचे से ऊपर प्रमोट होकर जाने वाला। लेकिन सूबा क्या करता है? सूबा अक्सर अपने बंदों को पुलिस में ऊपर लाने के लिए ना डायरेक्ट किसको अपॉइंट कर देता है?
डीएसपी। ये हमेशा फिर वफाक इस पर एतराज़ करता है कि जी आप डायरेक्ट डीएसपी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट डीएसपी लगेगा तो ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाएगी। डीएसपी वफाक का मुलाजिम नहीं है। वफाक वाला सबसे जूनियर कौन है? एएसपी। एएसपी प्रमोट होकर क्या बनेगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये प्रमोट होकर क्या बनेगा? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये प्रमोट होकर क्या बनेगा? एआईजी, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और आईजी इंस्पेक्टर जनरल। 17, 18, 19, 20, 21 ये पुलिस के क्या हो गए? आपके ग्रेड्स हो गए। सॉरी 17 ये था, ये 22 तक चला जाएगा। अब बाज़ वक़्त 21 में भी आईजी बना दिया जाता है, लेकिन सीक्वेंस क्या है? एएसपी, उसके बाद एसपी, फिर एसएसपी, एआईजी, डीआईजी और आईजी। इसमें एक मैंने नहीं लिखा, वो कौन होते हैं? वो एडिशनल होते हैं। ये मैंने लिखा है असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल। फिर इसमें एडिशनल भी होते हैं। एडिशनल किस लिए लगाए जाते हैं? कि जब किसी एक जगह पर सेम रैंक के ज़्यादा बंदे चाहिए हों, मुख्तलिफ उनको डिपार्टमेंट देने हों, तो फिर वो क्या लगा देते हैं? एडिशनल लगा देते हैं। नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे जो मसला बनता है, मसला क्या है? इससे नीचे है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो प्रमोट होता है वो प्रमोट होकर क्या बनता है? डीएसपी बनता है। इंस्पेक्टर होता है 16 ग्रेड का। जब अभी आपने पोस्ट देखी होगी, इंस्पेक्टर लीगल, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, ये जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर किसी भी होगा तो वो किस ग्रेड का होगा? 16 ग्रेड का होगा। कौन उसको अपॉइंट करेगा? आपकी पंजाब पुलिस उसको करेगी। तो 16 ग्रेड वाला ये प्रमोट होकर क्या बनेगा? 17। तो जब कोई इंस्पेक्टर डायरेक्ट आता है तो उसने 8-10 साल में डीएसपी बनना ही बनना होता है। और जब डीएसपी बन गया तो सारी ज़िंदगी डीएसपी तो नहीं रहेगा। डीएसपी के बाद एएसपी को एसपी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर डीएसपी के पास सर्विस हो तो वो भी क्या बन जाता है? एसपी। तो इसलिए वो डायरेक्ट इसको अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके बंदे क्या बने? जल्दी जल्दी एसपी, और एसपी बन के क्या बने? वो एसएसपी। लेकिन जो आपके रनर होते हैं ना, वो बहुत कम एसएसपी से आगे जाते हैं, बहुत ही कम। वो भी अगर कोई डायरेक्ट क्या आया हो? डीएसपी, तो वो एसएसपी से ऊपर एआईजी तक चला जाता है। वैसे रूटीन में कोई भी नहीं जाता। रूटीन में क्या होता है? इंस्पेक्टर मैक्सिमम अपना एंड कहाँ पर लेकर जाएगा? तो जो शख्स डायरेक्ट इंस्पेक्टर भर्ती होगा वो 35-40 साल की सर्विस में क्या बन सकता है? एसएसपी बन सकता है। उससे नीचे आपके क्या हो जाएंगे इंस्पेक्टर के बाद? एसआई। एसआई क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर के बाद इससे नीचे जो होगा वो क्या होगा? वो एएसआई होगा। और वो क्या होगा? असिस्टेंट। अब यहाँ पर लड़ाई है, और यहाँ पर लड़ाई ये है कि जो पुलिस ऑर्डर है ना, वो कहता है कि जो पुलिस अपनी भर्ती करेगी वो किस में करेगी? एएसआई। या वो भर्ती करेगी सबसे नीचे, वो ये भर्तियां नहीं करेगी, स्पेशल कैडर में कर सकती है किसी और जगह पर। क्योंकि जब यहाँ पे भर्ती इंस्पेक्टर डायरेक्ट होगा तो उसने ऑटोमेटिकली किधर जाना है? हायर कमांड। और इनकी पॉलिसी ये कहती है कि जो सूबाई पुलिस वाला हो वो कहाँ पे जाके रुक जाए? डीएसपी। इससे आगे वो हायर कमांड में ना जाए। एएसआई से नीचे कौन होता है? फिर वही वाला 3 पट्टियों वाला, वो कौन होता है? हवालदार। हवालदार से नीचे क्या होता है जनाब इनका? कांस्टेबल। और कांस्टेबल से ऊपर क्या होता है? इनफैक्ट जो हवालदार और हेड कांस्टेबल वो क्या होते हैं? एक होते हैं, एचसी हेड कांस्टेबल या आपका हवालदार। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल क्या बनता है? एएसआई। अगर प्रमोट, जो कांस्टेबल होता है ना, अगर वो सही तरीके से सारी ज़िंदगी ज़ोर मार के काम करे ना, सही वाला, तो औखा होके कहाँ तक जाता है? वो इंस्पेक्टर। इससे ऊपर वो नहीं जा सकता। जो डायरेक्ट आता है क्या आता है? एएसआई। एएसआई जोर मार के यहाँ तक तो जाता ही जाता है। फिर उसके बाद ऊपर कहाँ तक जा सकता है? एसपी तक। जो इंस्पेक्टर आते हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं? एसएसपी। जो ये वाली कैटेगरी है ये किसके मुलाजिम है? सूबे के। ये कैटेगरी तो टॉप क्या होता है पुलिस के? ये टॉप है। और ये टॉप किसके मुलाजिम होते हैं? ये सारे सीएसपीज होते हैं। ये किसके मुलाजिम होते हैं? वफाक के। तो अभी आपने देखो कि पिछले दिनों जब हुकूमत थी पंजाब में पीटीआई की और वफाक में किसकी हुकूमत थी, तो क्यों नहीं पर्चा कटवा सका? अक्सर लोग कहते थे जनाब पंजाब में आपकी हुकूमत थी, आप पर्चा क्यों नहीं कटा सके? इसलिए नहीं कटा सके कि हुकूमत पंजाब में थी, लेकिन जो पंजाब में भी आईजी था वो किसका मुलाजिम था? वफाक का मुलाजिम था। उसने किसकी बात माननी थी? वफाक की बात माननी थी। तो इसलिए वो कहते जनाब इसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वो हुक्म किसका चलना था? वफाक। जब पीटीआई की हुकूमत थी वफाक में, तब लड़ाई किसकी होती थी? सिंध और वफाक की। सिंध वाले कहते थे हमें ये आईजी नहीं चाहिए, वफाक वाले कहते थे नहीं हमने तो यही आईजी भेजना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरह समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मामला पुलिस में चल रहा होता है वो किसकी वजह से चल रहा होता है? वो इस सारे मामलात की वजह से ये सारे जो आपके हैं मामलात वो ख़राब या सही हो रहे होते हैं।
और जहाँ तक बात है वो आप वाले रैंक, वो तो मेरे ख्याल में सबको पता ही है, या नहीं पता? वो जो तीर आप लोगों ने जाके मारने आगे, पता है या नहीं पता? ये वाले तीर पता है कि नहीं पता? ये वाले तीर ये पता है? आप हैं सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट। कौन सी पोस्ट है? सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट। और अगली बात जहन में रख लें, चाहे आप सिविल जज हैं चाहे आप मजिस्ट्रेट हैं, प्रमोट होकर क्या बनना है? मजिस्ट्रेट भी प्रमोट होकर सीनियर सिविल जज बनता है ग्रेड 19 में जब जाता है, और जो सिविल जज होता है वो भी प्रमोट होकर क्या बनता है? सिविल जज और मजिस्ट्रेट ये एक ही पोस्ट है। एक पोस्टिंग पे आपको सिविल जज लगाया, अगली पोस्टिंग पे उठाकर कहा जा जी अब आप फलां जगह पे जाके क्या बन जाएं? मजिस्ट्रेट। तो ये नहीं होता कि सिविल जज कोई अलग है तो सिविल जज ही रहेगा, मजिस्ट्रेट कोई अलग है तो मजिस्ट्रेट ही रहेगा। सिविल जज और मजिस्ट्रेट दोनों क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं, और प्रमोट होकर दोनों क्या बनते हैं? सीनियर सिविल जज। सीनियर सिविल जज से आगे क्या होता है आपका? ASJ। अब गौर से सुनते जाएं, यहाँ से यहाँ आने का। अब पिछली बार जब मैंने ये लेक्चर दिया था ना, मेरे 8 बच्चे भाग गए थे, उनको अकल आ गई थी। अकल क्यों आ गई थी? वो इसलिए कि वो उनमें कैलिबर था, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते थे, उनमें कैलिबर था और कुछ वाकई करने का उसमें शौक़ था, इसलिए वो भाग गए थे। मैं वजह बताता हूँ क्यों भाग गए। आप क्या बनते हैं? सिविल जज या मजिस्ट्रेट। तो 15 साल बाद जाके आपने क्या बनना है? सीनियर सिविल जज। कितनी उम्र है किसी की आपकी? 25, 26, 28, 30 साल, मिनिमम 25 साल रिक्वायर्ड है ना। तो 30 साल के इर्द गिर्द आप क्या बनते हैं? सिविल जज मजिस्ट्रेट। तो सीनियर सिविल जज बनने में कितना अर्सा लगता है? 15 साल। सीनियर सिविल से ASJ बनते बनते 5 से कितने साल लग जाते हैं? 10 ईयर। तब जाके आप क्या बनते हैं? ASJ। फिर ASJ में जो सीनियर मोस्ट ASJ होता है वो जाके फुल क्या बनता है? सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। तो ये आपका ग्रेड कौन सा था? 18, 19, ये है 20, और ये फुल सेशन क्या होता है? 21 ग्रेड होता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी आपको कितना अर्सा लग जाता है? 5 से 10 साल। अब देखें, 30 साल में आप क्या बने? सिविल जज। जमा 15-45 में क्या बने? सीनियर सिविल। जमा 5 से 10, 50 से 55 साल में आप क्या बने? एडिशनल। तो सेशन जज बनते बनते कितना हो जाएगा आपको? 55, 57, 58। जाकर आप क्या बनेंगे? सेशन। जिस सेशन की मिनिमम 3 साल सर्विस हो वो हाई कोर्ट में क्या बन सकता है? जज। तो अगर कोई मिसालें पाकिस्तान की चंद मिसालें चुन के अगर मैं बताऊं, तो एक बंदा आपको बलूचिस्तान में नज़र आएगा, रोज़ी खान बड़ीच। वो मजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट का जस्टिस बना है, और उसके अलावा मजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट के जस्टिस आपको पाकिस्तान में नज़र ही, वजह क्या है? क्यों नहीं आते? सर्विस ही क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अगर कोई फिर भी बहुत धक्का मारे ना, तो वो ज़्यादातर सेशन से आगे जाता है ना, तो हाई कोर्ट में क्या बन जाता है वो? आप जाकर देखिए, हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार और जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार जितने होते हैं ना, ये सारे प्रमोटी होते हैं। ये सारे कौन होते हैं? प्रमोटी। लेकिन ये भी ये नहीं होते। इनमें से 80% की इंतहा कहाँ पे होती है? ASJ। 20% कहाँ तक जाते हैं? सेशन। कोई 5% शायद हों जो कहाँ जाते हैं? रजिस्ट्रार। और कोई एक आध ऐसा होगा जो किधर चला जाएगा? जैसे वैसे आमतौर पर नहीं बनता। ये सीक्वेंस ज़हन में आ गया। अब जो बंदा डायरेक्ट क्या बनता है? अब इधर भी कहानी ये है कि ASJ बनने की कहानी क्या है? आप ASJ बनते कहाँ पर हैं? बनने की कहानी नहीं है, बनते कहाँ पर हैं? ASJ कहाँ तक बनते हैं आप? 35 टू, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 35 पे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स क्या हो चुके होते हैं? पूरे। जो 36-37 साल इस वाले अरसे में, यानी कि 35 के जितनी फौरन बाद जो ASJ बनता है, जो ये वाला ASJ बनता है, अभी इसको बनाए आप, ASJ से बनाए सेशन, तो ये कहाँ पे जाके बन जाएगा? ये कहाँ पे जाके बनेगा? 55 में। तो कम से कम फिर 5 साल की सर्विस के बाद ये किधर जाते हैं? आगे हाई कोर्ट। जब इसकी 5 साल और होती है तो कितनी हो जाती है इसकी? 60 के करीब करीब। जब ये 60 के करीब पहुंचता है तो अगर रजिस्ट्रार वगैरह की कोई भी पोस्ट है तो रिटायरिंग एज कितनी है? 60। हाई कोर्ट का जस्टिस बनेगा तो रिटायरिंग एज कितनी होगी इसकी? 62। जब तक हाई कोर्ट का जस्टिस नहीं बनेगा तो रिटायरिंग एज इसकी कितनी रहेगी? 60। तो ये वाला जो बंदा है ना, ये 50 में नॉर्मली क्या हो जाता है? सेशन। जब ये 50 में सेशन बन जाता है, फुल सेशन बनता है, तो ये 52-53 में किधर पुश हो जाता है? हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ। 55-56 में ये क्या बन जाता है? जस्टिस।
तो जो इस टाइम स्पैम पे ASJ आते हैं, वो जो आपका 40% कोटा है जस्टिस का, जो प्रमोटी कोटा है, उसमें ज़्यादातर कौन से लोग आपको नज़र आएंगे जो क्या बने थे? ASJ। अब फिर इसमें भी अगला काम आ जाता है। इसमें भी यह है कि आप झटका लगाना चाहते हैं कि आपके बंदे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे जल्दी जल्दी, अच्छे अच्छे। तो बलूचिस्तान वालों ने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट सेशन अपॉइंट कर दिए, एडिशनल अपॉइंट नहीं किए। पिछली बार क्या किए, 5 पोस्ट निकाल दी और डायरेक्ट किसको अपॉइंट कर दिया? सेशन। अब जब डायरेक्ट सेशन आया तो एज लिमिट वही 45 वाली थी, तो वो 45 में फुल सेशन बना हुआ है। तो जब वो 8-10 साल सेशन में गुजारेगा तो वो तो क्या हो जाएगा? सीनियर मोस्ट हो जाएगा। तो उसका अगला चांस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान में सारी जो प्रमोशन, पोस्टिंग, हर चीज़, इट्स जस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। पाकिस्तान में जहानत का मेयार ये है, आप इस दुनिया में कब तशरीफ़ लाए। जो जितनी जल्दी आया वो उतना ही ज़्यादा तजर्बाकार। लास्ट टाइम मैंने अपने ही कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स का इशू था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स इसलिए भेजे कि ताकि नंबर पूरा हो जाए लेक्चरर के तौर पे। किसके तौर पे? लेक्चरर। सबसे लोएस्ट क्या होता है कॉलेज में? लेक्चरर होता है। मेरे डॉक्यूमेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किए, दैट यू आर नॉट एलिजिबल। और मैंने कहा ओ क्यों? कि आप मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। मैंने उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, मैं जुडिशल एकेडमी में पढ़ा के आया हूँ, डिप्टी डायरेक्टर रह के आया हूँ, सिविल सर्विसेज एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। कहते जी सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड। क्यों? कि आपके जो डॉक्यूमेंट में LLM की डेट आ रही है वो है 2018 और हमें LLM + 5 ईयर उससे कम लेक्चरर अपॉइंट नहीं हो सकता। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मेरा 2013 का सेशन था, लेकिन हमारी डिग्री कंप्लीट होते होते जो हमें मिली वो 2018 में मिली, सेशन मेरा 2013 का LLM का। वो कहते नहीं, जो डेट ऑफ रिज़ल्ट है यहाँ से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। डेट ऑफ रिज़ल्ट क्या थी? 2018। 2018 से उसको आगे काउंट किया गया, तो 2022 में मैंने पिछले साल दिया था कागजात, तो मेरा तजर्बा बना 4 साल। लिहाजा मैं अपने कॉलेज में या किसी भी पाकिस्तान के कॉलेज में लॉ का लेक्चरर बनने के लिए क्वालिफाइड अभी तक नहीं हुआ, दिसंबर में जाके होऊंगा। ये आपका क्राइटेरिया है इस मुल्क का क्वालिफ़िकेशन को जांचने का, कि जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि कौन बंदा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो फिर आगे आप हिसाब लगा लें कि कैसे लोग यहाँ पे आएंगे। खैर ये आपको समझ आ गई है क्या कहानी होती है जनाब। तो हाई कोर्ट में जो प्रमोट होकर ज़्यादा जाते हैं वो कौन से होते हैं? एडिशनल होते हैं। हाई कोर्ट से आगे की कहानी क्या होती है? जब आप हाई कोर्ट आगे, फिर नंबर गेम चल जाती है। हाई कोर्ट की मिनिमम एज कितनी है? 45 साल है। अब जो हाई कोर्ट में 45 से 50 वाले लोग होते हैं ना, तो जैसे ही हाई कोर्ट का जज, आपको पता है कि जमा उसका कितना तजर्बा हो, कितना हो? 5 ईयर्स। तो वो किसके लिए एलिजिबल हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या कहानी है जनाब? हाई कोर्ट का वो जज जिसकी 5 साल, अब वो 45 से 48 साल में अगर हाई कोर्ट का जज लगा और उसके बाद वो 52-53 में जाकर क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसकी एक तो रिटायरिंग एज कहाँ तक चली गई? ठीक है। तो जो 52-53 में बनेगा तो वो कितनी सर्विस टोटल कर सकता है? कितनी सर्विस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? 13 ईयर्स। तो जो इस टाइम स्पैम में जाएगा उसका गोल्डन चांस होगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो मिनिमम आपकी सुप्रीम कोर्ट की सर्विस है वो 10 साल के इर्द गिर्द होती है। अगर आप सीनियर मोस्ट बने तो फिर जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के क्या लग सकते हैं? चीफ जस्टिस। अब आप इसका अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आने वाले 30 सालों में सारे जो चीफ जस्टिस हैं उनकी लिस्ट क्या कर दी है? जारी कर दी है। क्यों जारी कर दी है? तो 15 सालों की वो इसलिए जारी कर दी कि जो बंदा आज भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगा है, उन्होंने कहा जी ये फलां टाइम तक जज बन सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है। ये नहीं। क्यों? क्राइटेरिया तो हमने देखना ही कोई नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन तो हमने आगे देखनी ही कोई नहीं है, कंपिटेंस तो देखनी ही, क्या देखना है? नंबर ऑफ ईयर्स। कि जी इसके साल पूरे होंगे तो ये क्या बन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट खोलें, सीनियरिटी लिस्ट देखें और उसमें आपको 2030-35 तक चीफ जस्टिस साहबान के नाम होंगे। देखें सर, जल्दी से खोलें लिस्ट ऑफ फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट आगे लफ्ज़ दिखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आने वाले अरसे में कौन कौन सा शख्स कब तक चीफ जस्टिस रह सकता है। ये पाकिस्तान में क्या था हमारा जो सर्विसेज का क्राइटेरिया। एक रह गए बेचारे, उनको भी यहाँ पर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें। वो कौन से हैं? हमारी ब्यूरोक्रेसी। CSS वाले क्या बनते हैं सबसे पहले? असिस्टेंट
कमिश्नर, फिर उसके बाद क्या बनते हैं ये डेप्यूटी कमिश्नर, और उसके बाद क्या बन जाते हैं कमिश्नर बन जाते हैं। कमिश्नर के आगे फिर इनके जो है वो डिफरेंट जो ओहदे हैं वो चले जाते हैं, किधर ये निकल जाएंगे सेक्रेटरीज की तरफ चले जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, हर सूबे में एक होता है आपका चीफ सेक्रेटरी जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है। फिर उसके नीचे क्या होते हैं सेक्रेटरीज होते हैं, फिर क्या होते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरीज होते हैं। तो इनका एक अलग पूरा क्राइटेरिया होता है जिसके मुताबिक ये चल रहे होते हैं।